आपके सफ़र का जो अंत करेंगे, जो समाप्ति करेंगे, वो करेंगे अपन बनवास पे। बाप ने दूसरी शादी कर ली, तीसरी शादी कर ली, तो मैं घर छोड़ के चला गया। पूरी दुनिया में उर्दू के जितने भी बड़े मैगजीन थे उस सब में मैं छपता था। एक ब्रांड बना कि भाई शकील आज़मी है तो अच्छी शायरी। बिल्कुल बिल्कुल। जगह मेरी बन रही है, जो मुझे मोहब्बत मिल रही है, जो मुझे इज्जत मिल रही है, तो इसका क्या होगा? ये जो मैंने कमाया है ये तो खत्म हो जाएगा। ये सब मैं करूँगा। मैं हूँ इंसान तो होने का पता दे जंगल, राम जैसे थे मुझे वैसा बना दे। क्या बात! ये ऊपर से विरासत में ही मिला आपको कि नहीं, विरासत में नहीं मिला मुझे। मैं 20 साल तक बेघर रहा। मैं एक मर्यादा पुरुषोत्तम की बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं जनरली कह रहा हूँ। मतलब मैं सिर्फ अपने बाप की बात नहीं बिल्कुल ठीक। मैं ये दूसरी शादी करनी ही चाहिए। मैं कह रहा हूँ। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, ये आपका ख्याल है। अपनी मंजिल पे पहुंचना भी, खड़े रहना भी, अपनी मंजिल पे पहुंचना भी, खड़े रहना भी कितना मुश्किल है, बड़े होके बड़े रहना भी। मैं इस शेर के साथ, इस छोटी सी जो दो पंक्तियां मैंने बोली, मैं शकील आज़मी साहब का कुक स्पीक्स में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। शकील भाई, आप तशरीफ़ लाए, और जैसे हमारी और शकील आज़मी साहब की मुलाकात रायपुर में हुई थी, तो बड़े दिन का एक सपना था कि आप कुक स्पीक्स के प्लेटफॉर्म पे आएँ, जो आप तशरीफ़ लाए। बहुत ज़माना हो गया। तो शकील भाई यहाँ पे जो कुक स्पीक्स में आए, तो मेरा जो टाइटल मैंने शकील भाई के साथ रखा, शकील भाई आज़मगढ़ यूपी को बिलोंग करते हैं। माँ का देहांत जल्दी हो गया था तो नानी ने परवरिश करी। सहरिया गांव है, तो सहरिया गांव से शुरू करेंगे शकील भाई। आज़मगढ़ जिला, आज़मगढ़ उत्तर प्रदेश, आप जहाँ से चाहें। सहरिया से लेके चलेंगे अपन आपके सफ़र का जो अंत करेंगे, जो समाप्ति करेंगे, वो करेंगे अपन बनवास पे। वो किताब जो अभी बिल्कुल हिंदुस्तान में डंके बजा रही है, जो किताब बिल्कुल छा गई है, और जिसका इतना ज़्यादा, जैसे वो जो जिक्र मैंने बताया आपको, उसको एक क्रिएटिव एपिक नाम दिया है लोगों ने। इट इज़ अ क्रिएटिव एपिक। तो बहुत ही खूबसूरत लिखा आपने। अपन वहाँ पहुँचेंगे बनवास में। हाँ। शुरुआती दिन आपके बारे में शकील भाई बहुत इंटरव्यूज पढ़े, बहुत देखे। आपके शुरुआती दिनों के स्ट्रगल, आपके घर, आपके पिताजी, कुछ बताइए बचपन के बारे में। अभी आप बता रहे थे कि माँ का देहांत हो गया छोटी उम्र में। तो जब माँ का देहांत हो जाता है तो बच्चा जो है थोड़ा बिखर जाता है। बिखर इसलिए जाता है कि बाप को हक है दूसरी शादी करने का, करनी भी चाहिए। मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ। हो सकता है जब मैं छोटी उम्र रही हो तो मुझे गलत लगा हो, लेकिन हक है, करना चाहिए। तो बाप ने दूसरी शादी कर ली, तीसरी शादी कर ली। और मैं और मेरा एक छोटा भाई भी था जो गोद में था जब माँ की डेथ हुई। तो हमारी परवरिश जो है वो ननिहाल में हुई। नानी ने हमें पाला, नाना ने हमारे मामू ने, मामा ने, हमारे मामी ने। तो ननिहाल में हम पले बढ़े, और बहुत अच्छा हमारे ननिहाल में भी खेतीबाड़ी का काम था और ददियाल में भी खेतीबाड़ी का काम था। आज़मगढ़ में, शहर के नहीं, हम गांव से हैं, तो पढ़ाई लिखाई भी वहीं हुई। लेकिन मेरा मन नहीं लगा, मेरा जी नहीं लगा। वो खेतीबाड़ी का काम बहुत होता था। तो मैं छोटी उम्र में शायर, मेरे अंदर शायर जो है वो मेरी मिट्टी में था, जिसका मुझे तब पता नहीं था। तो मैं बचपन से ही बड़ा आज़ाद ख़याल, बड़ा आज़ाद मिजाज, आज़ाद तबीयत था। किसी भी चीज़ की पाबंदी, घर की, बाहर की, कहीं की भी, वो मुझे पसंद नहीं थी। तो मैं घर छोड़ के चला गया, और मैं 15-16 साल गुजरात में रहा मैं। और फिर 2001 फरवरी में बम्बई आया और फिल्मों के लिए स्ट्रगल किया मैंने। फिर मंचों पे आया, मुशायरों में आया मैं। तो इस तरह से धीरे धीरे, मतलब शायरी ही करनी थी, शायरी के सिवा कुछ आता नहीं। तो किताबें भी 8 किताबें उर्दू में आ गई धीरे धीरे करके। पहली किताब, पहला कलाम कब पढ़ा आपने? पहला बड़ा मुशायरा मैंने पढ़ा था 1994 में, 1994 में, बड़ौदा।
सूरत में। सूरत में, गुजरात। हाँ, और वो गुजरात उर्दू अकेडमी का मुशायरा था और बहुत बड़ा मुशायरा था वो, जिसमें जावेद अख्तर साहब, निदा फाजली साहब, बड़े नाम, सारे बड़े लोग थे। प्रोफेसर वारिस अलवी साहब की अध्यक्षता थी, सदारत थी। क्या बात। वो सारे बड़े लोग थे। और उस मुशायरे में समझिए वो मेरा पहला बड़ा मुशायरा था। लेकिन उससे कोई ऐसा नहीं हुआ कि वो मेरा कोई टर्निंग पॉइंट था, उससे मैं मंच पे आ गया उसके ज़रिए, ऐसा नहीं हुआ। फिर धीरे धीरे ये सब होता गया। और फिर उस ज़माने में तहतुल लफ्ज़ में पढ़ना, मतलब जो गा के नहीं पढ़ते, तरन्नुम से नहीं पढ़ते, जी जी, उनके लिए बहुत मुश्किल भी था, क्योंकि वो मंचों पर जो तरन्नुम से गा के पढ़ते हैं उनको पसंद किया जाता था। और जो हास्य कवि हैं, जो मज़ाहिया शायर हैं, उनको पसंद किया जाता था। तो तहत में पढ़ने वाले के लिए बहुत चैलेंज होता था। तो फिर वो क्या करता था, तहत में पढ़ने वाला, जो मुल्क में या दुनिया में जो गर्म टॉपिक होते थे उन पर लिखता था वो, और उस पर ताली बजवाता था, ताकि थोड़ा स्पाइस रहे उसमें। हाँ, जैसे उस ज़माने में वो बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का वो सब चल रहा था, और फिर वो सद्दाम से वो जंग चल रही थी। तो ये हमारे जो तहत में पढ़ने वाले हिट पोएट थे, उनकी पोइट्री में ये सारे जो हैं एंगल, करंट हॉट टॉपिक्स, हॉट टॉपिक्स, हाँ, ये आते थे। और मैं जो है इन सब चीज़ों के ख़िलाफ़ था, क्योंकि मैं लिटरेरी पोएट, मैं लिटरेचर से, मेरी शुरुआत जो है वो साहित्य से हुई, उर्दू साहित्य से। और ऐसी हुई कि 20 साल तक मैं पूरी दुनिया में उर्दू के जितने भी बड़े मैगज़ीन थे साहित्यिक, उस सब में मैं छपता था। और ये छपना बहुत बड़ी बात होती थी और बहुत इज्जत की बात होती थी। तो मैं ये करता था। अब जब मैं मुशायरों में आया तो मुझे लगा कि मुझे भी ये सब करना पड़ेगा, नहीं तो मुझे कौन सुनेगा। तो मैं हूट हो जाता था। ठीक है, लेकिन मैंने कहा नहीं, ये मेरा काम नहीं है। और मैं मुशायरा छोड़ के, मंच की दुनिया छोड़ के, मुशायरे की दुनिया छोड़ के, मैंने कहा मैं ये सब नहीं करूँगा। मैं कम्युनल पोइट्री या ये सब जो है वो हॉट टॉपिक पर, मतलब 2 दूनी 4 वाली शायरी, ये मारा ये मारा, मैं बोला ये मैं नहीं कर सकता। क्योंकि मेरी उर्दू साहित्य में जो मैंने थोड़ी मोड़ी जगह बनानी शुरू की है, उर्दू के बड़े क्रिटिक्स, उर्दू के बड़े पोइट्स जो मेरी तरफ देख रहे हैं और जो मुझे अपने आर्टिकल्स में, अपने मज़ामीन में कोट कर रहे हैं, तो ये जो जगह मेरी बन रही है, जो मुझे मोहब्बत मिल रही है, जो मुझे इज़्ज़त मिल रही है, तो इसका क्या होगा, ये जो मैंने कमाया है ये तो ख़त्म हो जाएगा, ये सब मैं करूँगा। मैंने कहा नहीं भाई, ये मेरे बस का नहीं है। और मैं लौट आया, मैं फिल्मों में आ गया, फिल्मों में स्ट्रगल शुरू किया। उसके बाद फिर 2006 में, 2006 में मैं एक मुशायरे में सऊदी अरबिया गया, है ना। वहाँ गया मैं, तो वहाँ मेरी मुलाकात जो है एक अनाउंसर, जो हमारे हिंदुस्तान के बड़े अनाउंसर थे, लेकिन मैं उनको जानता नहीं था, वो मुझे नहीं जानते। जी जी, मंसूर उस्मानी साहब। जी जी। तो वो अनाउंस कर रहे थे मुशायरा, तो उन्होंने मेरा परफॉर्म देखा, मेरी शायरी देखी, मेरी पोइट्री। तो मुशायरे के बाद वो कहने लगे, यार शकील भाई, इतने अच्छे शायर हैं आप और इतना अच्छा पढ़ लेते हैं, तो आप मुशायरों में क्यों नहीं हैं? मैंने कहा भाई मैं आया था, लेकिन इस कारण बाहर हो गया। ये इस कारण में ये प्रॉब्लम थी, तो मैं छोड़ के चला गया। जी जी जी। अरे बोले नहीं, आप फिर आइए, वापस आइए। तो मंसूर उस्मानी साहब ने हिंदुस्तान आने के बाद हिंदुस्तान के कई मुशायरों में, उन्होंने जो लिस्ट बनती थी उसमें आपका नाम, मेरा नाम, फिर तो आप छा गए मुशायरों में, नाम दिया। और फिर जो है हमारा एक दोस्त है अबरार काशिफ, तो हम दोनों एक दूसरे के लिए हमने किया। तो ये 2 लोग जो हैं मेरी ज़िंदगी में ऐसे आए, अबरार काशिफ। क्या वापस आप मुशायरों में वापस तशरीफ लाए? वापस मैं मुशायरों में आया, और धीरे धीरे मेरा जो है जो मेरी जिद थी, जो मेरी शर्त थी कि मैं अगर मुशायरे में रहूँगा तो मैं अपनी पोइट्री के ज़रिए, ऐसा नहीं कि मैं कागज़ के लिए कुछ और लिखूँ और माइक के लिए कुछ और लिखूँ, ऐसा नहीं। तो और मुझे शर्मिंदगी हो, मेरा ज़मीर मुझे अंदर से लानत मलामत करे कि ये क्या कर रहे हो, तो मुझे ये काम नहीं करना है। मैं वही मंच पे सुनाऊंगा जो मेरे को अच्छा लगता है, जो मैं कागज़ के लिए लिखता हूँ,
जो मैं साहित्य के लिए लिखता हूँ। बहुत अच्छा, बहुत तो खूब। मैं अपनी शर्तों पर देर लगी मुझे, हुड भी हो जाता था मैं जैसा बताया, लेकिन धीरे 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 नहीं, आप तो मुकाम हासिल कर लिया। जो एक ब्रांड बना कि भाई शकील आज़मी है तो अच्छी शायरी, बिल्कुल बिल्कुल। और फिर धीरे धीरे मेरा परफॉर्म भी अच्छा होता नहीं नहीं, बहुत अच्छा हो गया। अभी तो आप मुशायरों में छाए हुए हैं साहब। मैं ये बीच में पूछना चाह रहा था शकील भाई, आपके पास कोई उर्दू की आपने कोई पढ़ाई करी या कोई डिग्री है, या ये जिसे कहते हैं आप हर वक्त कहते हैं खुदा की देन है, ये विरासत में मिली आपको, ये इट वाज इनबॉर्न टैलेंट? देखिए मेरी जो स्कूल की पढ़ाई है जी वो मैं छठी में पढ़ता था जी 6 में जी, जब आप वहाँ से सहरिया से चले। जैसे 5वीं प्राइमरी हो जी। गया, प्राइमरी के बाद जो मैं छठी में पढ़ना शुरू किया और कुछ 5-6 महीने पढ़ाई की थी और मैं छोड़ के भाग गया। जी 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 ठीक है? जी। उसके बाद मैं लगातार पढ़ता ही रहा हूँ, मतलब साहित्य पढ़ता रहा हूँ मैं। नहीं वो ठीक है, आपने पढ़ाई प्राइवेटली करी, कोई डिग्री हासिल नहीं करी। डिग्री हासिल नहीं की। फिर मैंने वो उर्दू के इम्तिहान होते हैं जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ओके है, ओके ओके। उससे लगा हुआ एक उर्दू का स्कूल है, जामिया उर्दू जी तो वो जो है उसके सेंटर हैं बड़े शहर। जी जी जी। तो उससे मैंने एक इम्तिहान दिया था, उसको कहते हैं अदीब। ओके फिर उसके बाद अदीब माहिर, ओके। फिर वो अदीब कामिल। कैफी आज़मी साहब ने भी ये डिग्रियां ली हुई थी साहब। लेकिन देखिए आपने आपकी कोई इसकी पढ़ाई नहीं, तो ये देखिए कितनी बड़ी चीज़ है व्यूअर्स के लिए कि जो एक टैलेंट होता है, इनबॉर्न टैलेंट होता है, आपके पास ये लिखने की क्षमता या शायरी का एक जो शौक था, ये ऊपर से विरासत में ही मिला आपको कि नहीं, विरासत में नहीं मिला मुझे, और शायरी जो है वो विरासत में नहीं मिलती, ये गॉड गिफ्ट। गॉड गिफ्ट, एग्जैक्टली, सॉरी मैंने गलत वो यूज़ किया। गॉड गिफ्ट है। हाँ, कला जो है वो बिल्कुल विरासत बिल्कुल में बिल्कुल नहीं बिल्कुल मिलती। बिल्कुल। और मेरा एक शेर है कि खुद को इतना भी मत बचाया कर, बारिशें हों तो भीग जाया कर। उसमें एक शेर है, चांद लाकर कोई नहीं देगा, अपने चेहरे से जगमगाया कर। क्या बात, क्या बात। ये शायरी वो ताजमहल है जो क्या बात। बहुत लोग मिलके उसको नहीं बनाते। नहीं बिल्कुल बिल्कुल। एक आदमी बनाता है बिल्कुल, इस ताजमहल। ईश्वर खुदा की देन है। ये खुदा की, बिल्कुल बिल्कुल। ये खुदा की देन है, और इस खुदा की देन की आप कितने दिनों तक हिफाजत करते हैं जी। आप उसके साथ उसका इन्वॉल्वमेंट आपका कितना होता है। बिल्कुल। जितना ज़्यादा आपका इन्वॉल्वमेंट होगा उसके साथ, उतना ज़्यादा वो आपके ऊपर उतरेगा। बहुत अच्छा, बहुत खूब साहब। बहुत आपके स्ट्रगलिंग डेज के बारे में चलते में 2 मिनट। आपका एक बड़ा अच्छा शेर है शकील भाई कि भूख में इश्क की तहजीब भी नहीं रहती, मर जाती है। भूख में इश्क की तहजीब भी मर जाती है, चांद आकाश में थाली की तरह लगता है। क्या खूबसूरत लिखा है साहब, क्या खूबसूरत लिखता है। स्ट्रगलिंग डेज में क्या ये नौबत आई? मैं 20 साल तक बेघर रहा, जबकि मेरे 2 गांव और 2 घर, बाप का भी घर और माँ का, मेरे नाना और मामू का घर, तो वो भी 20 साल स्ट्रगल किया। 20 साल बेघर रहा मैं। अरे बाप रे बाप। मतलब ये जो नौबत आई कि चांद आकाश पे थाली की तरह लगता है, हाँ, ये बहुत बार आई। बहुत एक क्या ये बयां उसी दर्द का है? भूख को मैंने ऐसा महसूस किया है कि उसको लफ्ज़ों में क्या बयान करूं। बिल्कुल साहब, वो तो खैर वो तो भूख को भूखा रह के ही महसूस किया जा सकता। बिल्कुल बिल्कुल। वो लफ्ज़ों में बयान होने वाली वो चीज़ नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो जो फीलिंग, मतलब टफ था, स्ट्रगल टफ था। बहुत ज़्यादा टफ होता है। बहुत ज़्यादा टफ तब होता है जब आप अपने लिए ज़िंदगी में अपने लोगों से अलग होके कोई नया रास्ता चुनते हैं अपने लिए, और उस पर ज़िद्दी भी होते हैं कि अपनी मर्जी का रास्ता, अपनी मर्जी का रास्ता चुनते हैं, और आपकी ज़िद भी होती है कि नहीं, मुझे इसी पे चलना है चाहे कुछ हो जाए। तो वो टफ होता ही है, क्योंकि फिर कोई आपका साथ नहीं देता जो आपके अपने हैं। ऐसा नहीं कि आपसे नफरत करने लगते हैं, लेकिन उनको लगता है कि ये भटक गया है, ये रास्ते से हट गया है और इसका कुछ नहीं हो सकता है, तो वो भी छोड़ देते हैं। तो मेरे साथ भी यही हुआ, और मेरे जो अपने थे, मेरी माँ नहीं थी, मेरे बाप ने दूसरी शादी कर ली, और एक किसान जिसका ताल्लुक बैल से, भैंस से, खेत से,
मिट्टी से, गोबर से, आपने पेड़ों से। दो तीन बार अभी जिक्र किया टॉक शो में कि बाप ने दूसरी शादी कर ली, फिर बाप के साथ क्या ताल्लुकात ठीक नहीं रहे? नहीं, हम साथ में रहे ही नहीं, अच्छा, अलग ही हो गए। तो ताल्लुकात मैं कैसे कहूँ कि ठीक नहीं रहे। नहीं, पिता ने कभी आपसे मिलने की कोशिश नहीं देखिए, करी? बाप ने जो दूसरी शादी की, पहली शादी की जरूरत के तहत, अकेला नहीं रह सकता आदमी, इतना बड़ा घर है, और फिर उसकी अपनी मजबूरियां हैं, ज़रूरतें हैं, तो कोई भी आदमी अकेला नहीं रह सकता, दूसरी शादी तो करनी ही पड़ती है। ठीक है सर, ये बड़ा एक पर्सनल ओपिनियन है, आपने पहले भी जिक्र किया। नहीं, मैं जनरली कह रहा हूँ, हाँ, मतलब नहीं, पर जैसे मैं सिर्फ अपने बाप की बात नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक, मैं तो ये दूसरी शादी करनी ही चाहिए, मैं नहीं कह रहा हूँ। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, ये आपका ख्याल है। तो नहीं, जैसे आप कह रहे हैं कि वो उनका आपके साथ कैसा रिश्ता रहा। जी, नहीं, पर जैसे आपने इतना स्ट्रगल किया, तो कभी आपसे मिलने की उन्होंने कोशिश या संपर्क करने की कोशिश? नहीं, तब वो थे नहीं। अच्छा, ओके। तब वो भी गुजर गए थे। अच्छा, ओके। और ये जो पहली शादी तो मैंने जैसे बताया कि एक जरूरत के तहत की। जी। पहली शादी करके फिर उसको छोड़ दिया। जी। क्यों छोड़ा? वो हमारे लिए ही छोड़ा। वो शादी की तो वो जो हमारी जो सौतेली माँ थी, वो चाहती थी कि जो भी खेत वेत है वो हमारे नाम कर देंगे। तो अब्बा ने कहा कि नहीं भाई, मेरे तो 2 लड़के हैं, मैं ऐसे कैसे कर दूं? तो इस तरह से नहीं जमी, फिर एक और फिर एक और करना। तो इस तरह से ये जो शादियों के नंबर बढ़ते गए, वो सिर्फ इसलिए कि वो अपनी जायदाद को हमारे लिए बचाना चाहते, अपनी प्रॉपर्टी जो भी। क्योंकि हमारे यहाँ जो यूपी में ऐसा है, ये आपके यहाँ भी ऐसा होगा कि मुझे कुछ प्रॉपर्टी मिली जी, जैसे घर है जी, जैसे हमारे खेत है जी, बाग है जी, तो मुझे अपने बाप से मिला जी। अब मेरी जो है वो मुझे इतना लायक होना चाहिए कि अगर मैं उसमें कुछ बढ़ा नहीं सकता हूँ तो उसको कम ना करूँ, उसको बेचूं नहीं। जितना मुझे मिला है मेरे बाप से और मेरे बाप को उनके बाप से मिला था, तो ये परंपरा चलती रहती है, वो हमारा होता नहीं है, हम उसको मुंतकिल करते जाते हैं। मेरे बाप ने मुझे दी और मैं अगर नालायकी ना करूं तो उसको बचाऊं, मैं उसमें कुछ बढ़ाऊं तो और अच्छी बात है, कुछ इजाफा करूं, फिर मैं वो अपने बेटे को दूं। बिल्कुल, बिल्कुल। और वो मेरा बेटा अपने बेटे को। तो ये इस तरह से बिल्कुल हमारे गांव में, आजमगढ़ में ये जितने भी किसान हैं और ये जितने भी ये हैं, इसी तरह से वो परंपरा चलती है। बिल्कुल ठीक। 2004 में आपको पहला अच्छा ब्रेक मिला फिल्म में। आपने करीब 37-38 फिल्मों में गाने लिखे और आपके गाने बड़े मशहूर हुए। मेरी 52 फिल्में हो चुकी, 52 फिल्में, 12 वेब सीरीज हैं। हाँ, 12 मतलब 52, मैंने वेब सीरीज का नहीं जोड़ा उसमें। 52 फिल्में हैं। 52 फिल्में आपने लिख चुके हो। 2004 से शुरू हुआ आपका? जी हाँ, 2004 से आपने शुरू किया, 52 फिल्में आपने लिखी, गाने लिखे। शकील भाई, इतने अच्छे गाने भी हुए, तो पहला ब्रेक किसने दिया आपको? पहला ब्रेक मैं नाम लूँगा, एक राइटर थे, डायलॉग राइटर तनवीर खान। बिल्कुल थे, जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी फिल्में लिखी और बहुत कामयाब डायलॉग राइटर थे, जिन्होंने इंद्र कुमार के साथ 3 फिल्में की। इंद्र कुमार साहब के साथ, उनके साथ फिल्म करना आसान नहीं होता, क्योंकि वो बहुत ठोक बजा के और बहुत कागज पर मेहनत। इंद्र कुमार वही हैं जिन्होंने बेटा बनाई थी? यस। वो थरेजा क्या नाम था उनका, एक उनके जो पार्टनर थे एक जमाने में? हाँ, चले नहीं वे, ठीक। अभी भी हैं जी, उनके पार्टनर हैं, वो अशोक ठकरिया। हाँ, अशोक ठकरिया जी आज भी उनके पार्टनर हैं, दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। ठीक। तो इंद्र कुमार साहब के साथ उन्होंने इश्क के डायलॉग, करेक्ट, राजा के डायलॉग, जी, और क्या नाम है वो, रिश्ते के डायलॉग लिखे। और उन्हीं की एक और कंपनी थी जो उनकी बेटी के नाम पे थी, और उनकी बीवी और उनके साले दोनों मिलके चलाते थे। ओके। उसकी देख रेख भी इंद्र कुमार साहब ही करते थे। जी। वहाँ पर भी उन्होंने फिल्म लिखी, वो क्या नाम है, नाम ज़हन में नहीं आ रहा है, तो वहाँ पर भी उन्होंने फिल्म लिखी तनवीर खान साहब ने। तो तनवीर खान साहब ये फिल्म कर रहे थे, डायलॉग कर रहे थे इसके, और इसके डायरेक्टर थे कुकू कोहली। अच्छा, ओके। फिल्म का नाम था वो तेरा नाम था। ओके, ठीक है, वो तेरा नाम था फिल्म का नाम। और इतने बड़े डायरेक्टर कुकू कोहली साहब, जिन्होंने
फूल और कांटे बने, जी 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 हकीकत, जी जी ये दिल आशिकाना, जी। बड़े डायरेक्टर। और प्रोड्यूसर विजय पत सिंघानिया, रेमंड के मालिक, पहली बार वो बॉलीवुड में अभी 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 अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यपूर्ण से बेचारे चर्चा पे हैं फिर से। हाँ, मैं उस नहीं क्या मैं ऐसे ही क्योंकि अपन बैठे हुए हैं, आज 30 नवंबर है, तो वो अभी चर्चा पे हैं बेचारे। मालिक उनका भला करे। मैं तो मेरी तो पहली फिल्म थी और वो अच्छा, मुझे तो ये चीज़ का ज्ञान ही नहीं था कि उन्होंने कोई फिल्म कभी भी प्रोड्यूस ना ना ना, वो उनकी फिल्म थी विजय पत सिंघानिया साहब की। क्या बात। उनकी भी पहली फिल्म थी, मेरी भी पहली फिल्म थी। उसमें आपने गाने लेके और पहले। उसके डायरेक्टर थे ये कुक्कू कोहली साहब जी और तनवीर खान साहब उसके राइटर थे, डायलॉग राइटर। जी जी और आप ये देखिए कि मेरी पहली फिल्म में जो मेरी शुरुआत हुई जी, उसमें किन गीतकारों के साथ मेरा नाम आया बताइए। उसमें निदा फाजली साहब क्या के बात गाने, क्या बात क्या बात उसमें कतील सिपाही साहब के गाने, क्या बात। है ना, एक दो और भी थे उनका, बड़े बड़े नाम, उर्दू शायरी के बड़े नाम, लेकिन ये दो बड़े नाम, बहुत बड़े नाम। इनके साथ मैं जुड़ के मेरी पहली फिल्म इनके साथ आई। बहुत अच्छा और जो मेरा पहला प्राइवेट एल्बम आया जी। वो उस एल्बम में जावेद अख्तर साहब का भी एक गाना था, मेरा भी एक गाना क्या था। बात क्या बात क्या बात क्या बात। और वो भावदीप जयपुर वाले साहब उसमें म्यूजिक डायरेक्टर थे। ओके, ओके, उस जी, एल्बम में उन्होंने वो गाना मुझसे लिखवाया था। तो मेरी शुरुआत जो है बड़े लोगों के साथ हुई। और मैंने जितनी भी फिल्में की या जितने भी एल्बम और ये सब किए, वो हिट हुए नहीं हुए वो मैं आपके गाने यंगर जनरेशन में तो बहुत बहुत पसंद हुए। आपके कई गाने तो ब्लॉकबस्टर्स रहे, ऐसा मत बोलिए आप। बहुत बहुत अच्छे रहे गाने। हाँ, बहुत अच्छे रहे। और आपने देखिए कितने अच्छे अच्छे, मैं दर्शकों को बताऊं, देखिए साहब, आपने जहर के लिए लिखा, आपने मुल्क के लिए लिखा, आपने आर्टिकल 15 के लिए लिखा, आपने थप्पड़ के लिए लिखा। बड़ी मतलब ये कामयाबी की फिल्में थी और बड़ी लैंडमार्क फिल्में थी। नहीं, मेरी कई फिल्में बहुत सुपरहिट हैं, मेरे बहुत सारे सुपरहिट गाने हैं। मैं ये कह रहा था कि मैंने जितना भी काम किया है फिल्मों में, वो किसी न किसी एंगल से बड़े लोगों के साथ किया। जी जी, ऐसा नहीं कि किसी के भी साथ कर जी जी जी। तो मैंने अच्छे लोगों के साथ काम किया। अब उसमें कोई काम हिट होता है, कोई नहीं होता है, वो तो एक वो सबके साथ है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, जैसे आपने इतने अच्छे गाने लेके खुद ही आपने जिक्र किया, आपने बड़े लोगों के साथ काम किया या रादर अच्छे लोगों के साथ काम किया। कभी इस चीज़ का जिक्र या कभी अकेले बैठे तनहा बैठे ख्याल आता है कि यार मैं भी ए आर रहमान के साथ जुड़ा होता या मैं प्रीतम के साथ जुड़ा रहता? कभी ऐसा ख्याल आता है? बिल्कुल आता है। ए आर रहमान साहब हमारे म्यूज़िक इंडस्ट्री के बहुत बड़े आदमी हैं जी। इस्माइल दरबार साहब बड़े आदमी, बहुत बड़े आदमी हैं। प्रीतम दा बड़े आदमी, शंकर लो एहसान बहुत बड़े आदमी। हाँ, ये सब लोग बड़े लोग हैं। और इस्माइल दरबार साहब के साथ मेरी एक फिल्म शुरू हो रही थी, लेकिन वो नहीं हो पाई किसी तरीके से, काम शुरू हो रहा था। और खयाम साहब के साथ मैं एक फिल्म कर रहा था, वो तो लैंडमार्क हो जाता। तो वो तो लैंडमार्क हो जाता। वो भी मतलब जो है वो थोड़ी सी शुरू होके फिर रुक गई जी। मैं उनके साथ कव्वाली लिख रहा था, बड़ा अपने पुराने सब मुझे किस्से सुनाते थे, बड़ा मज़ा आता था उनके साथ। लेकिन एक बात मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मुझे ले दही और वो बेचना नहीं आता मुझे। जो असली शायर है ना, ओरिजिनल जो कलाकार है ना, उसको बेचना नहीं आता। वो पीआरओ वो कमजोर है। यस, काम तो जानता है, वो बेचना नहीं आता। सेल्स मार्केटिंग कमजोर है। उसको जो समझ ले कि यार ये हीरा है और इससे मुझे काम लेना है, तो उन लोगों के साथ मैं काम करता हूँ और करता रहूंगा। क्या बात। अब रही बात के रहमान साहब या कभी कभी एक दिल में लगता है। नहीं, मैं बता रहा हूँ, इस्माइल दरबार साहब, मुझे लगता है, आपने जो सवाल किया वो लगता है मुझे कि मुझे इनके साथ काम करना चाहिए जी। और अगर मैं उनके साथ काम नहीं कर पाया तो ये सिर्फ मेरा नुकसान नहीं है, उनका भी नुकसान। क्या बात क्या बात क्या बात। क्योंकि मैं अपनी फील्ड में, मैं भी शकील आजमी हूँ अपनी फील्ड में। बहुत अच्छा। शायरी में कम से कम इतना कॉन्फिडेंस तो है आपको कि जो मैं लिख रहा हूँ क्वालिटी लिख रहा हूँ। मैं आज जो है मैं उर्दू साहित्य में और मंच पर आज जो मुझे इज्जत, जो प्यार, जो मोहब्बत, जो मुझे मेरे क्रिटिक्स ने, मेरे सीनियर्स ने, जो मुझे साहित्य में मुझे जो इज्जत मिली है, आज जो मुझे मंचों पे जो मुझे प्यार मिल रहा है,
तो मैं भी अपनी फील्ड का बड़ा आदमी क्या हूँ। बात है, ये होना चाहिए मैं साहब। अपनी फील्ड का शकील आदमी। क्या बात, क्या बात, ये तो सुन के मजा आ गया जी साहब। हाँ। क्या बात, क्या बात, बहुत बढ़िया। अब अपन आते हैं साहब धीरे धीरे आपके बिल्कुल जो लास्ट अभी आपने एक बहुत तहलका हिंदुस्तान में मचा दिया है। और मैं बताऊं आपको शकील भाई, मैं कल जब आपसे बातचीत हुई थी और आज आपके साथ बैठने वाला था, मैं यूं ही पुराने ज़माने में गुजर गया। जो कहते हैं ना गंगा जमुना तहजीब, हमारे भोपाल में गंगा जमुना तहजीब का बहुत बड़ा एक अहमियत है। जी हाँ जी। मुझे एक गाना याद आया, राधिका नाचे रे कोहिनूर। देखिए, लिखा शकील बदायूं साहब ने, गाया मोहम्मद रफ़ी साहब ने, भजन प्योर हिंदी का भजन, और म्यूजिक था नौशाद साहब का। जी हाँ। देखिए साहब कितनी बड़ी चीज थी। और इस दौर में आपने रामायण पे बनवास जैसी किताब के बारे में सोचा, ये कैसे जहन में आया? दरअसल ये मैं जंगल पे काम कर रहा था। बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल। और इस किताब का नाम उस वक्त जो हमारे जहन में था वो बनवास नहीं था, वो हमने सोचा था जंगल यात्रा। अच्छा, इसका नाम होगा। ये क्या कुछ मेरे कभी जिक्र ऐसा सुना है आपसे कि कुछ ट्रेन में ख्याल आया था? पंजाब मेल में जा रहे थे और नींद नहीं आई थी, और मैं वो ग्वालियर जा रहा था और वो वहाँ पर जो है वो ट्रेन में ये गज़ल शुरू हुई जो इस किताब की बुनियाद है। मैं हूँ इंसान तो होने का पता दे जंगल, ये वाली साहब जी बताइए साहब, ये एक बार ये पढ़ के बताइए साहब, बहुत खूबसूरत है तो साहब। वो ये गज़ल थी और फिर वो नहीं, एक बार उसको पढ़िए तो साहब। मैंने वहाँ ग्वालियर में इसी गज़ल से शुरुआत की और ये गज़ल इतनी हमारे पसंद की गई, इतनी हिट हो गई वो गज़ल हमारे दर्शकों के लिए भी। कि हाँ, मैं हूँ इंसान तो होने का पता दे जंगल, राम जैसे थे मुझे वैसा बना दे क्या जंगल। बात, क्या बात। फिर मेरे लोगों ने बनवास दिया है मुझको, फिर मुझे घर से बिछड़ने की सजा दे जंगल। क्या बात। अब के बनवास में सीता है न लक्ष्मण मेरे साथ, जितने इल्ज़ाम है सब मुझ पे लगा दे जंगल। मैं ही रावण भी हूँ हनुमान की सेना भी मैं ही घायल हूँ मुझे कोई दवा दे जंगल। क्या बात, क्या बात। तो ये पूरी जो गज़ल है, बहुत खूबसूरत, बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत। ये पूरी गज़ल आप इसको नज़्म समझ लें, गज़ल के फॉर्म में। आपने सबसे अच्छी चीज तो उसकी पढ़ी नहीं कि अब जो जन्मूं तो मैं इंसान नहीं। हाँ, ये आखिरी शेर है। ये आखिरी शेर है कि मतलब आप जब पूरी गज़ल पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि यार मैं एक मर्यादा पुरुषोत्तम की बात कर रहा हूँ, है ना। वो जो मतलब इंसानियत के प्रतीक है, मानवता के प्रतीक है, एक ऐसा किरदार जो मतलब कीड़े मकोड़े, जानवर परिंदे, पेड़ों पौधों, जंतु, मतलब हर जीव को इंसान का दर्जा, इंसान की तरह देख रहे हैं। अगर वैसा हम बनने की कोशिश करें, वैसा थोड़ा भी हम बन जाएं तो ये दुनिया कितनी खूबसूरत हो जाए। नफरत तो हो नहीं, मोहब्बत ही मोहब्बत हो। तो ये मतलब आज का आदमी भी समझो ये आज के आदमी की रामायण है, ठीक है ना। तो क्या ये जो आपकी किताब है बनवास, ये क्या एग्जैक्टली एक जर्नी है, या हर किरदार पे, जैसे आपने खुद भी जिक्र किया है कई अपने टॉक शोज पे और मैंने भी पढ़ा है, आपने हर किरदार पे शेर व शायरी करी है जो किसी लेखक ने अभी तक नहीं करी शायद हिंदुस्तान में। आप एक इकलौते हैं जिन्होंने हर छोटे किरदार पे भी करी है। तो क्या ये आपने एक जर्नी शो करी है बनवास में? हाँ, मैं जैसे बता रहा था, मैं जंगल पर काम कर रहा था, तो उसमें पहली जो नज़्म हुई जो मुझे रामायण की तरफ ले आई जी, वो नज़्म थी उर्मिला। उर्मिला वो किरदार है जो लक्ष्मण की पत्नी है ना। और वाल्मीकि ने की जो रामायण है उसमें इसका जिक्र बहुत कम है। फिर वो रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने भी अपेक्षता नाम से एक आर्टिकल लिखा था जी, और उर्मिला के ऊपर जी, और उन्होंने दुख जाहिर किया था और लेखकों को, शायरों को, कवियों को संबोधित करके कहा था कि इस कैरेक्टर पर, जो रामायण का ये कैरेक्टर है, इसकी जो कुर्बानी है, इसका जो त्याग है, इसका जो दुख है, इसका जो दर्द है, वो कोई समझ नहीं पाया और इसके ऊपर लिखा नहीं गया। तो इसके ऊपर बहुत लिखने की ज़रूरत है। उर्मिला पे कुछ आपने नज़्म लिखी तो कुछ याद हो अभी अपने दर्शकों को सुनाने के लिए?
मैं पूरी ढंग तो नहीं सुना रहा हूँ। हाँ हाँ, छोटे कुछ कुछ पंक्तियाँ। मैं उसका जो क्लाइमेक्स है जी जी। कि उर्मिला जो है वो नई नई शादी हुई है और वो 14 साल के लिए लक्ष्मण भैया और भाभी की सेवा के लिए, उनका ख्याल रखने के लिए वनवास के लिए जंगल उनके साथ चले गए हैं। नई नई शादी हुई है और एक ऐसी औरत, एक ऐसी लड़की जिसकी अभी भी शादी हुई है और उसको पता है कि मेरा पति 14 साल तक वापस नहीं आएगा। आप सोचिए कितना बड़ा कैरेक्टर है ये। आज का कोई कैरेक्टर मतलब वो इंतजार कर सकता है 14 साल तक? तो रामायण के कैरेक्टर इतने बड़े हैं। छोटे इसलिए हैं कि उनके ऊपर कम लिखा गया है। जब आप लिखने जाओगे तो वो भी बहुत बड़े हैं। उनका भी बहुत त्याग है, बहुत कुर्बानी है। तो इसीलिए मैंने रामायण के किरदारों पर काम किया है। रामायण के किरदारों पर नज़में लिखी। दूसरी जो रामायण है वो सारी रामायण कहानी के माध्यम से कहानी। बिल्कुल बिल्कुल, वही मैंने। मेरी जो रामायण है किरदारों पे है। ये मेरी रामायण जो है वो किरदारों के जरिए कहानी कही गई। और मैं कह सकता हूं कि ये मेरी रामायण, मैं कह सकता हूं क्योंकि ये डिफरेंट है, अलग है। और एक बात सुन लीजिए, ये जो रामायण है ये एक सनातन धर्म के लिए एक समझ लीजिए कि एक धार्मिक ग्रंथ है। ठीक है, जैसे कुरान है, जैसे गीता है, जैसे मुसलमानों के लिए कुरान है, ये इंजील है। एक मतलब एक धार्मिक किताब जैसे। तो हाँ, तो मतलब धार्मिक किताब को हमारे यहाँ जब तक समझ आती है तब, वो तो छोड़ दीजिए, जब तक समझ नहीं आती तो हम इसलिए भी पढ़ते हैं कि चलो भाई इसमें पुण्य है, पढ़ने में सवाब है। ठीक है, मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है तो भी हमें पढ़ना ही है। ठीक है, लेकिन मेरी रामायण ऐसी है, इसमें आपको मज़ा भी आएगा और जो पुण्य मिलना है वो भी मिलेगा। तो मैं सरल भाषा है, पोइट्री, सरल भाषा और पोइट्री है, तो उसमें आपको मज़ा भी आएगा। पोइट्री तो खैर उसमें भी है, वो भी। हाँ, लेकिन ये जब एक किरदार पूरा यहाँ से यहाँ तक एक किरदार क्या है, एक पात्र, एक कैरेक्टर जो है उसकी पूरी जर्नी क्या है, वो मैंने पेंट किया है। और उसमें जो छुपी हुई चीज़ें हैं उसको उभारने की कोशिश की। तो ये जो उर्मिला है, इसका जो दर्द है वो मैंने लिखा है कि दर्द उसका कभी दीवार से निकला ही नहीं, उसमें जो मोम था वो धूप में पिघला ही नहीं। क्या बात। दर्द उसका कभी दीवार से निकला ही नहीं, उसमें, ये मैं क्लाइमेक्स सुना जी 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 जी। दर्द उसका कभी दीवार से निकला ही नहीं, उसमें जो मोम था वो धूप में पिघला ही नहीं। एक चिंगारी बिना भड़के हुई राख में राख, उसके अश्कों से ना भीगी कभी इतिहास की आंख। क्या बात। उसके अश्कों से ना भीगी कभी इतिहास की आंख। ऐसा किरदार के जिसका कोई किस्सा भी नहीं, उर्मिला राम के वनवास का हिस्सा भी नहीं। क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात। तो वाकई में आपने जैसे उर्मिला के बारे में बताया, तो वाकई में जिस एलैबोरेशन से और जितनी खूबसूरती से बताया आपने, इसका जिक्र नहीं है इतना। और सर मैं बता रहा हूँ, मैंने उर्मिला को जिया है सर। मैं मतलब उर्मिला ही हो गया। अच्छा, ये बताइए आप, जैसे ये नज़्म नहीं, बिल्कुल मैं उसी पे आ रहा हूँ, जैसे आप ये किरदार लिखते हो, उर्मिला के बारे में लिखा या जिसके बारे में भी लिखा, तो क्या कुछ दिनों के लिए ऐसा लगता कि मैं वही किरदार बन गया? हाँ, ऐसा ऐसी फीलिंग आती है? मतलब पूरे 24 घंटे नहीं होता था, लेकिन वो कुछ वक्त, कुछ घंटे उर्मिला बन जाता था, अहिल्या बन जाता था, त्रिजटा बन जाता था। ठीक है, भरत बन जाता था। भरत के लिए भी क्या किया गया है? भरत मतलब मामूली कैरेक्टर है। अरे नहीं साहब, जिस आदमी ने कुर्सी चप्पल रख के और राज किया, तो किरदार क्या, बहुत सोचिए साहब, कितनी बड़ी चीज है, कितना बड़ा आदमी। आज का कोई भाई करेगा ऐसा? नहीं। और सौतेला? नहीं, सवाल ही नहीं उठता, सवाल ही नहीं उठता। वो तो खैर उसका जो सैक्रिफाइस और जो रिस्पेक्ट रही राम जी के प्रति, वो तो उसका तो कोई मेरे ख्याल से जितना जिक्र करेगा। कमाल के कैरेक्टर है ये जो रामायण है ना, इतनी बड़ी कहानी है, इतनी बड़ी धरोहर है हमारा। मतलब समझ लो कि जो हमारा हिंदुस्तानी तहजीब है, कल्चर है, और लोक कथाओं का जो सरमाया है, वो माँ है ये। क्या बात है, क्या बात, जो रामायण, बिल्कुल बिल्कुल साहब, बिल्कुल बिल्कुल। ये आपको लोक कथाओं में भी आपको रामायण मिलेगी, राम कथा मुहावरों में मिलेगी,
आप चले जा रहे हैं, पता चला कि वो हम पढ़ने जाते थे निज़ामाबाद, हमारे गांव के पास एक कस्बा है निज़ामाबाद, वहाँ पढ़ने जाते थे। मंदिरों में बाहर वो लाउड स्पीकर लगे रहते थे जी, और वो हल्की हल्की आवाज़ में मध्यम सुर में जो कानों को भला लगे, दिल को छुए, आज की तरह नहीं वो लाउड वो डीजे, ठीक है, और वो बजता रहता था और बड़ा साफ सुकून मिलता था, कानों में घुलता रहता था भाई। वो पूरा रामायण चलता रहता, वो रामलीलाएं हमारे यहाँ बहुत यूपी में होती थी। तो ये मेरे बचपन में ये सब कुछ था नहीं, हम सब मिलजुल के रहते थे, और तो वो कहीं मेरे उसमें था वो, ठीक है। तो जंगल लिखते लिखते जो है ये आपने बाइफरकेट किया, डाइवर्ट किया। आप यूं भी कह ले कि वो हमारे वो इस्लाम धर्म में एक मूसा अलैहिस्सलाम है जी, जो जूस जो यहूदी हैं जी, उनके पैगंबर माने जाते हैं, जी, जी, उनके मैसेंजर माने जी, जाते जी। हैं। एक फिल्म भी आई थी वो 10 कमांडमेंट्स, हाँ हाँ, ठीक तो है? बड़ी फेमस थी। उन्हीं के ऊपर है वो पिक्चर, मूसा अलैहिस्सलाम पर। तो मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो पहाड़ पर गए थे आग लेने। जी, पहले वो पत्थरों से वो टकरा ना जो पुराने से बिल, आग लेने गए थे और वहां उनको पैगंबरी मिल गई, ठीक है। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं जंगल लिखना शुरू किया था और आपको रामायण मिल गई। रामायण मिल गई सर। ये मैं यकीन कीजिए मैंने किसी प्लानिंग से कुछ सोच के लिखा ही नहीं, मैं तो जंगल पे काम कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ। लेकिन वो धीरे धीरे रामायण आती गई। और फिर आपने इन पात्रों, देखिए आपसे थोड़ा मैं एक संजीदा प्रश्न पूछ सकता हूँ? हाँ पूछिए ना भाई, आप एक मुसलमान आदमी, ये रामचरितमानस प्योर हिंदी, इसके पात्रों के लिए फिर आपने स्टडी तो बहुत करी होगी, आप मित्रों के पास गए होंगे या आपने किताबें उठाई होंगी। हाँ, मैंने वो गूगल पे ये किया, वो लॉकडाउन में इसका ज़्यादा, हाँ, मतलब आपने स्टडी तो बहुत किया होगा। हाँ, और फिर मेरे कुछ ब्राह्मण दोस्त हैं जो हाँ, मेरे बड़े नज़दीक है, मेरे भाई की तरह। हाँ हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, कुछ ना कुछ मैं उनसे मशवरा करता रहा, उन किरदारों के बारे में जानता रहा कि कोई गलती ना हो। हाँ, एग्जैक्टली, क्योंकि इससे एक बहुत लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, तो किसी की सेंसिटिव इशू है, किसी की आस्था को चोट बिल्कुल बिल्कुल। और वो नज़में लिख के फिर मैं उनको सुनाता था। हाँ, फिर वो कहते थे यार कमाल है, ये है वो है, कहीं कुछ कमी रहती थी तो वो मशवरा भी देते थे, ठीक है। इसमें ख़ास तौर से मैं दो नाम लूँगा, एक मदन मोहन दानिश जो खुद शायर हैं जी, जो मैं उनको बड़ा भाई मानता हूँ, और एक मेरे दोस्त हैं, वो भी मेरे एकदम भाई हैं, मेरे बहुत ख़ास, इंदौर में हैं वो, अरविंद मडलोई साहब। ओके ओके ओके, मतलब हम तो तीनों मुश्तरका दोस्त हैं। ओके ओके ओके, मतलब जावेद साहब से उनकी दोस्ती ज़्यादा होगी जी, मेरा मिलना उनसे कम होगा जी जी। जावेद साहब मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे मतलब और मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं जी जी, मेरे बड़े हैं वो, जी, तो मैं भी उनसे मिलता रहता हूँ, लेकिन उनकी बहुत खास दोस्ती जी जी जी, अरविंद मडलोई साहब। जी जी, मैं समझ गया, मेरी है मुलाकात है उनसे। चलिए साहब, ये तो बहुत अभी ये जो मैं दर्शकों से ये निवेदन भी करूंगा, फॉर्चुनेटली शकील आदमी साहब भोपाल आए हुए हैं, मेरे कुक स्पीक्स के साथ ही हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इनकी जो ये किताब है जो मैंने बताया बनवास है, ये मंजुल पब्लिकेशन भोपाल ने ही इसको प्रिंट करके रिलीज़ करी है। अमेज़ॉन में अवेलेबल है? हाँ बिल्कुल है, अमेज़ॉन में अवेलेबल है। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, मैंने तो वादा किया था तो मैं तो ले चुका हूं, आप लोगों से गुजारिश करूंगा ज़रूर देखिए, पढ़िए, क्योंकि इसको इन्होंने जो क्रिटिक्स हैं इसको उन्होंने क्रिएटिव एपिक माना है। इनकी जो किताब लिखी है शकील आज़मी साहब ने, जो बनवास लिखी है, इसको क्रिएटिव एपिक मांगा है, जो एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो ज़रूर आप लोग पढ़िएगा। और चलने के पहले दो छोटे छोटे सवाल जो जहन में थे। हाँ करिए। एक कोई शायर जिससे आप बहुत इन्फ्लुएंस रहे? एक शायर, दो शायर जिससे एक इंस्पिरेशन भाई, मैं जैसे आप क्लासिक पोइट्स में जाएंगे पुराने शायरों में तो गालिब पसंद है मुझे, बिल्कुल बिल्कुल, मीर तकी मीर पसंद है मुझे, मोमिन पसंद है मुझे, और कई हो सकते हैं। लेकिन ये जीते हुए में से होता है साहब, एक इंस्पिरेशन होता है। नहीं, ऐसा नहीं है कोई, अच्छा लोग लिख रहे हैं अपने अपने तौर पर, लेकिन कोई ऐसा नहीं है सर एक इंस्पिरेशन होता है कि हाँ यार ये लिखता बहुत अच्छा है, इसको सुनने चले, एक होता है ना, एक
एक दिल से एक फीलिंग आती है। चलिए, आपने बताया मीर तकी मीर हो गए, गालिब हो गए। लेकिन हमसे ज़रा पहले जो हमारे समकालीन भी थे और हमारे सीनियर भी थे, निदा फाजली, हाँ, बहुत अच्छा लिखते थे, मोहम्मद अलवी, बहुत अच्छा लिखते थे, नो डाउट साहब, वो तो वाकई में बशीर बद्र साहब अभी भी बहुत अच्छे बेचारे अब तो काफ़ी बीमार हैं, शहरयार साहब। तो ये लोग मेरे जो हैं, क्या नाम है, पसंदीदा शायर हैं, ठीक है। अब आज मेरे साथ के शायरों में या मेरे बाद के शायरों में अभी वक्त लगेगा कहने। नहीं, मैंने ऐसे पूछा। अपने टॉक शो पे किसी शायरी से, किसी शेर से, आपके पसंदीदा शेर से समाप्त कर दीजिए, अलविदा कहें अपन कुक स्पीक्स के। अपनी मंजिल पे पहुंचना भी, खड़े रहना भी, अपनी मंजिल पे पहुंचना भी, खड़े रहना भी, कितना मुश्किल है बड़े हो के बड़े रहना। क्या बात, क्या बात। कितना मुश्किल है बड़े हो के बड़े रहना भी, और मसलहत से भरी दुनिया में ये आसान नहीं। मसलहत नहीं, समझौता जी। मसलहत से भरी दुनिया में ये आसान नहीं, जिद भी कर लेना, उसी जिद पे अड़े रहना। क्या बात, क्या बात, क्या बात। और यही जिद हमें जो है आपको यहाँ ले आई, सबको, सिर्फ मुझे ही नहीं। जिद नहीं करोगे तो आगे कैसे जाओगे? सपना देखना जरूरी है। यस। तो साहब देखिए, जो शकील साहब ने बोला, सपना देखना ज़रूरी है, ज़िद करना, अच्छी चीज़ पे करना ज़रूरी है, और उस पर अमल करना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ मैं आप सब लोगों से विदा लेता हूँ, अलविदा करता हूँ। शकील साहब को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। शकील भाई, आदाब। आपका भी बहुत शुक्रिया मनोज कुकरेजा जी। तो इसी के साथ हम चलते हैं साहब। जय हिंद।